हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण के 18 अगस्त के अंक को आज हम डिस्कस करेंगे उन सभी प्रमुख हेडलाइंस के साथ जो प्रमुखता से प्रकाशित की गई हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अपनी मोटिवेशनल लाइन को देख लेते हैं। बड़ा सोचो, जल्दी सोचो और आगे सोचो, क्योंकि विचारों पर किसी का एकाधिकार नहीं होता। देखिए, जब तक आप अपना ड्रीम तय नहीं करेंगे कि आपको करना क्या है, और जितना जल्दी उसको आप तय कर लेंगे, अपना एम आप डिसाइड कर लेंगे और उसके आगे की सोचेंगे, यानी कि डिसाइड करने के बाद अब उसको कैसे फुलफिल किया जाए, कैसे उसकी तैयारी की जाए, जब तक आप इन सभी विचारों को नहीं सोचेंगे आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और जब तक आप इन सब का एक खाका तैयार नहीं कर लेते हैं, तब तक आपकी सफलता भी निश्चित नहीं कही जा सकती है। जब तक आपके पास एक रोड मैप नहीं होगा, तब आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो इसलिए कभी भी आप किसी भी चीज़ की तैयारी करिए तो उसका एक रोड मैप आपके पास होना चाहिए, एक टाइम टेबल, एक सुनियोजित सिलेबस के तहत आपको आगे बढ़ना चाहिए। अब चलिए आज के न्यूज़पेपर को शुरू करते हैं। सबसे पहले नेशनल न्यूज़, दो नेशनल न्यूज़ है हमारे लिए। पहला है कि बीएसएफ के महानिदेशक बने राकेश अस्थाना, और दूसरा है कि मड़वाडी स्टेशन का नाम बनारस करने को गृह मंत्रालय की मंजूरी। पहली न्यूज़ से शुरू करते हैं। सीबीआई के तत्कालीन निदेशक आलोक वर्मा के साथ टकराव के कारण चर्चा में आए आईपीएस अधिकारी राकेश अस्थाना सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ के नए महानिदेशक होंगे। वह फिलहाल ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी के महानिदेशक पद पर कार्यरत हैं। इसके अलावा उनके पास नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के महानिदेशक की अतिरिक्त जिम्मेदारी भी है। अस्थाना बीएसएफ महानिदेशक के साथ ही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की जिम्मेदारी भी पहले की तरह संभालते रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता वाली नियुक्ति संबंधी कैबिनेट कमेटी ने 1984 बैच के आईपीएस अधिकारी अस्थाना को बीएसएफ का नया महानिदेशक बनाने का फैसला किया है। अस्थाना अगले साल 31 जुलाई को सेवानिवृत्ति तक इस पद पर बने रहेंगे। ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी में आने से पहले अस्थाना सीबीआई में अतिरिक्त निदेशक के पद पर कार्यरत थे। नेक्स्ट न्यूज़ है कि मड़वाडी स्टेशन का नाम बनारस करने की गृह मंत्रालय की मंजूरी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के मड़वाडी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस करने को मंजूरी प्रदान कर दी है। अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने वाराणसी जिले में स्थित इस रेलवे स्टेशन का नाम बदलने का अनुरोध केंद्र सरकार को भेजा था। गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि मड़वाडी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस करने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया है। गृह मंत्रालय नाम बदलने के प्रस्तावों पर संबंधित एजेंसियों के साथ विचार विमर्श करके वर्तमान दिशा निर्देशों के मुताबिक विचार करता है। एक अन्य अधिकारी ने बताया कि मंत्रालय किसी भी स्थान के नाम परिवर्तन के प्रस्ताव पर रेल मंत्रालय, भारतीय डाक और सर्वेक्षण विभाग से अनापत्ति हासिल करने के बाद अपनी मंजूरी प्रदान करता है। तो ये नेशनल पेज की दो न्यूज़ थी। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है इंटरनेशनल पेज। इंटरनेशनल पेज में एक न्यूज़ है हमारे लिए। न्यूजीलैंड में 4 हफ्ते के लिए टाले गए आम चुनाव। कोरोना के प्रकोप को देखते हुए न्यूजीलैंड में होने वाले आम चुनावों को 4 हफ्ते के लिए टाल दिया गया है। इसका ऐलान न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्डन ने किया है। पहले से 19 सितंबर को चुनाव होने थे, लेकिन अब 17 अक्टूबर के बाद ही आम चुनाव हो सकेंगे। 102 दिन बाद पिछले सप्ताह न्यूजीलैंड के शहर ऑकलैंड में एक बार फिर संक्रमण का पता चला था, जिसके बाद वहां लॉकडाउन कर दिया गया था। ऑकलैंड में एक्टिव केस की संख्या 58 है। अधिकारियों का मानना है कि संक्रमण विदेश से आया है, लेकिन वे यह पता नहीं लगा पाए हैं कि आखिर इनमें से किस तरह देश में प्रवेश किया गया। वैसे तो प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्डन के पास 2 हफ्ते तक चुनाव टालने का विकल्प था, लेकिन उन्होंने इस मुद्दे पर अंतिम निर्णय लेने से पहले संसद में प्रतिनिधित्व करने वाले सभी राजनीतिक दलों के नेताओं को बुलाया था। प्रधानमंत्री ने साफ किया कि भविष्य में चुनावों को नहीं टाला जाएगा, भले ही स्थितियां कुछ भी हों। ये इंटरनेशनल पेज की एक न्यूज़ थी। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा बिजनेस पेज। बिजनेस पेज में भी 2 न्यूज़ हैं हमारे लिए। पहली न्यूज़ है आईटीआर में बड़े लेन देन की जानकारी नहीं देनी होगी और भारत और यूएई वित्तीय क्षेत्र में सहभागिता के लिए तैयार। पहली न्यूज़ से शुरू करते हैं। करदाताओं को अपने आयकर रिटर्न यानी आईटीआर फॉर्म में बड़े लेन देन के बारे में जानकारी नहीं देनी होगी। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी है।
घटनाक्रम से जुड़े सूत्रों ने कहा है कि आईटीआर फॉर्म में बदलाव का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है। हाल ही में ऐसी खबरें आ रही थीं कि आईटीआर में 20,000 रुपये से अधिक के होटल भुगतान, 50,000 रुपये से अधिक के जीवन बीमा प्रीमियम भुगतान, 20,000 रुपये से अधिक स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम भुगतान, स्कूल या कॉलेज को 1 वर्ष में 1,00,000 रुपये से अधिक का अनुदान इत्यादि जैसे वित्तीय लेन देन की जानकारी देनी होगी। इसके लिए आईटीआर फॉर्म में संशोधन और प्रस्ताव किए जाने का प्रस्ताव है। वित्तीय लेन देन के बारे में जानकारी का विस्तार किए जाने का मतलब होगा कि आयकर विभाग को इस प्रकार के बड़े लेन देन की जानकारी विभिन्न वित्तीय संस्थान देंगे। आयकर कानून के हिसाब से केवल तीसरा पक्ष ही आयकर विभाग को ऐसे बड़े लेन देन की जानकारी देता है। यह जानकारी इसलिए दी जाती है ताकि जो अपना उचित टैक्स जमा नहीं कर रहे हैं उन्हें भुगतान को बाध्य नहीं किया जाए। नेक्स्ट न्यूज़ है, भारत और यूएई वित्तीय क्षेत्र में सहभागिता के लिए तैयार। यूनाइटेड अरब अमीरात भारत के साथ वित्तीय एवं इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में सहयोग बढ़ा सकता है। सोमवार को भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यूएई के वित्त मंत्री ओबैद अल तायर के साथ वर्चुअल बैठक की। इस दौरान वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। दोनों देशों ने परस्पर लाभ के लिए आपसी सहयोग को आगे ले जाने पर सहमति जताई है। वित्त मंत्री ने कहा कि दोनों देश यूपीआई और रुपे के जरिए लेन देन को बढ़ाने के लिए आपस में सहयोग करने पर सहमत हो गए हैं। यूएई भारत के फिनटेक क्षेत्र में भी योगदान देगा। सीतारमण ने यूएई को नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन में भी निवेश के लिए आमंत्रित किया है। तो ये बिजनेस पेज की 2 न्यूज़ थी। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा एडिटोरियल पेज। एडिटोरियल पेज में 3 आर्टिकल हैं। पहला आर्टिकल है राम के प्रति आस्था की अनदेखी। राम मंदिर निर्माण में हो रही प्रगति और लोगों का उत्साह उन्हें भी रास नहीं आ रहा, जो सांप्रदायिकता की धुरी पर ही अपनी राजनीति करते थे। और यह आर्टिकल लिखा है शिक्षा एवं सामाजिक सद्भाव के क्षेत्र में कार्यरत जगमोहन सिंह राजपूत द्वारा। दूसरा आर्टिकल है खुशहाली लाने वाली किसान रेल। वातानुकूलित किसान रेल एक तरह से पटरी पर दौड़ता हुआ कोल्ड स्टोरेज है जो सबके लिए लाभकारी है। और यह आर्टिकल लिखा है केंद्रीय सचिवालय सेवा में अधिकारी रमेश कुमार दुबे द्वारा। तीसरा आर्टिकल है हमारा 1 साल बाद कश्मीर। जिस तरीके से अब कश्मीर में काफ़ी बदलाव देखने को मिल रहे हैं, वहाँ लोग व्यापार के प्रति उत्साह दिखा रहे हैं, कंपनियाँ अपने आप को वहाँ स्थापित करना चाहती हैं। इसी पर लिखा गया है ये तीसरा आर्टिकल। पहले आर्टिकल से शुरू करते हैं, राम के प्रति आस्था की अनदेखी। सदियों से चले आ रहे अयोध्या विवाद पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को देश ने जिस सहिष्णुता से स्वीकार किया था, उसके चलते अपेक्षा यही थी कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के समारोह के साथ देश में सामाजिक सद्भाव को और अधिक सशक्त बनाने की पहल आगे बढ़ेगी। ऐसी ही कोशिश की गई और वह प्रधानमंत्री के संबोधन में प्रकट भी हुई। लेकिन दुर्भाग्य से खुद को उदारवादी और सेक्युलर कहने वालों की नकारात्मक सोच इस ऐतिहासिक अवसर को भी अपने पूर्वाग्रहों के कारण ओछी राजनीति के चश्मे से ही देख रही है। उनके लिए यह केवल एक और मंदिर का निर्माण है। वे राम और उनके जन्म स्थान की महत्ता को समझने से जानबूझकर इनकार करते रहे हैं। अयोध्या का राम मंदिर इतिहास के एक नए कालखंड को परिभाषित कर सकने की क्षमता रखता है। यह अवसर भारत की सद्भावना, सहभागिता, विश्व बंधुत्व और विविधता की निर्बाध स्वीकार्यता की संस्कृति को वैश्विक पटल पर सशक्त स्वरूप में स्थापित करने के लिए अभूतपूर्व संभावना के रूप में प्रस्तुत हुआ है। राम के राजधर्म में कोई पराया हो ही नहीं सकता। आज की आवश्यकता यह है कि मनुष्य अपने जीवन की सार्थकता के सत्य से परिचित हो और अपने विवेक का सदुपयोग हर परिस्थिति में करने को तैयार रहे। यह किसी आदेश से संभव नहीं हो सकता। इसके लिए एक परिवेश तैयार करना होगा। इसके लिए वसैव कुटुंबकम की व्यवहारिकता से हर व्यक्ति को प्रारंभिक जीवन से परिचित करना होगा। भविष्य की अयोध्या इसका केंद्र बन सकती है। निसंदेह राम मंदिर एक श्रद्धा केंद्र तो बनेगा ही, उसके अध्यात्म और सद्भावना केंद्र के साथ संस्कृति के नव प्रवाह का उद्गम स्थल बनाने की भी पहल होनी चाहिए। हम ऐसी पीढ़ियां तैयार करनी होंगी जो अपनी संस्कृति को समझे और उसका सम्मान करने के साथ ही अन्य सभी का आदर भी
सीखे। आज विश्व की कितनी ही समस्याएं पंथिक धर्मता से जुड़ी हैं। आज के विश्व में मेरा पंथी सर्वोत्तम है और सभी को उसी में आना है जैसी धारणाएं केवल अज्ञान और रूढ़ितावादिता की निरंतरता की मानी जाएगी। इससे विश्व को बचाना होगा। इस चुनौती को स्वीकार करने के लिए असीम आत्मबल और साहस चाहिए। यह किसी सत्ता केंद्र से नहीं आएगा, यह आध्यात्म केंद्र से प्रारंभिक होकर स्वीकार्यता तक पहुंचेगा। इसके बिना विश्व शांति का सपना पूरा होने को कोई संभावना बनेगी ही नहीं। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। खुशहाली लाने वाली किसान रेल। भारतीय कृषि की बदहाली की एक बड़ी वजह यही रही है कि यहाँ सभी फसलों के उत्पादन पर ध्यान नहीं दिया गया। इसके अलावा कृषि उपज के भंडारण, विपणन, प्रसंस्करण की एकीकरण नीति भी नहीं बनी। यही कारण है कि कभी आलू, प्याज, टमाटर सड़कों पर फेंके जाते हैं तो कभी वे उपभोक्ताओं के आंसू निकाल देते हैं। लेकिन अब यह समस्या खत्म होने वाली है। भारतीय रेलवे ने जिस एक छोर से दूसरे छोर तक ताजी सब्जियां एवं फूल और मछली पहुंचाने के लिए किसान रेल सेवा शुरू की है। गत दिनों पहली किसान पार्सल रेल महाराष्ट्र के देवलाली से बिहार के दानापुर के बीच चली। यह रेल पूरी तरह वातानुकूलित है। एक तरह से यह पटरी पर दौड़ता हुआ कोल्ड स्टोरेज है। यह रेल मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से होकर गुजरेगी और 14 स्टेशनों पर रुकेगी, जहां छोटे बड़े सभी किसान अपनी सब्जियां, फलों एवं अन्य खाद्य सामग्री की बुकिंग करा सकेंगे। जैसे जैसे देश के दूसरे हिस्सों में किसान रेल की मांग आएगी, वैसे वैसे उनकी संख्या बढ़ाई जाएगी। दूसरी किसान रेल बरौनी से टाटानगर के बीच शुरू की जाएगी। अगले साल डेमोक्रेटेड फ्रेट कॉरिडोर में शुरू होने के बाद इस तरह की किसान रेल दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई जैसे बड़े खपत केंद्रों और बंदरगाहों तक फल, फूल, सब्जी आदि पहुंचाने लगेंगी। मोदी सरकार द्वारा एपीएमसी एक्ट में संशोधन करने से अब किसान अपनी उपज कहीं भी बेचने के लिए आज़ाद हैं। देश के 8.5% फसली केंद्र क्षेत्र पर बागबानी फसलों की खेती की जाती है, लेकिन इनसे कृषिगत सकल घरेलू उत्पाद का 30% हिस्सा प्राप्त होता है। फलों एवं सब्जियों की खेती अन्य फसलों के मुकाबले 4 से 10 गुना ज्यादा रिटर्न देती है। वैश्विक ताप वृद्धि और जलवायु परिवर्तन के कारण मौसम चक्र गड़बड़ा गया है, जिससे किसानों का जोखिम बढ़ा है। इसलिए कृषि विशेषज्ञ अब ऐसी खेती का सुझाव दे रहे हैं जो न केवल मौसमी उतार चढ़ाव झेल रहे हैं, बल्कि उसकी बिक्री से किसानों को लगातार लाभ भी हो। यह फलों सब्जियों की खेती से ही संभव है, लेकिन प्रसंस्करण, भंडारण, कोल्ड स्टोरेज और शीघ्र परिवहन संबंधी कमजोरियों के कारण फलों सब्जियों की खेती जोखिम भरी रही है। मोदी सरकार के पिछले 6 साल के कार्यकाल में सड़क, बिजली, फ्रीजर जैसी बुनियादी सुविधाओं के देशव्यापी विस्तार ने फलों तथा सब्जियों की खेती के लिए सुनहरा मौका दिया है। यह श्वेत क्रांति के पहले की परिस्थितियों का उल्लेख प्रासंगिक है। तब पशुपालकों के पास दूध तो था, लेकिन विपणन ढांचा न होने के कारण दुग्ध उत्पादन घाटे का सौदा था। सरकार ने दुग्ध उत्पादन को एपीएमसी के दायरे से बाहर किया और दूध की खरीद बिक्री पर लगे सभी प्रतिबंध हटा दिए। देश भर में दूध संग्रह केंद्र खोले गए। पशुपालकों को आज़ादी दी गई। वे केंद्र पर जितना दूध लाएंगे उसे खरीदा जाएगा। इसका नतीजा श्वेत क्रांति के रूप में सामने आया। किसान रेल के देश भर में चलने से दूध की तरह जल्दी खराब होने वाली कृषि उपजों के लिए वातानुकूलित संग्रह केंद्र खुलेंगे, जहां इनकी लोडिंग अनलोडिंग होगी। इससे न केवल किसानों की बदहाली दूर होगी, बल्कि भारतीय कृषि उत्पादन विश्व में अपनी धाक जमा सकेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल है कि 1 साल बाद कश्मीर। बारामूला में आतंकी हमले में सीआरपीएफ के 2 और जम्मू कश्मीर पुलिस के 1 जवान के बलिदान के साथ ही ऐसे बलिदानियों की संख्या और बढ़ गई। यह अच्छा हुआ कि इस हमले में शामिल आतंकियों को आनन फानन ढेर कर दिया गया, लेकिन इस पर तो विचार किया जाना चाहिए कि सुरक्षा बलों पर आतंकी हमलों का सिलसिला कैसे थमे। यह ठीक नहीं है कि हमारे जवान आतंकी हमलों का निशाना बनते रहें और अपने प्राण का उत्सर्ग करते रहें। आवश्यक केवल यह नहीं है कि कश्मीर में सक्रिय आतंकियों के दुस्साहस का दमन प्राथमिकता के आधार पर किया जाए, बल्कि यह भी है कि पाकिस्तान को कश्मीर में आतंक फैलाने और दखल देने से रोका जाए। वैसे हालात किसी कीमत पर नहीं पैदा होने देने चाहिए जो 1 साल पहले थे। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 और धारा 35A हटाए जाने के बाद
घाटी के हालात सुधरे हैं, तो इसका एक बड़ा कारण यही है कि वहां आतंकियों, अलगाववादियों और उनके समर्थकों के साथ साथ पाकिस्तान परस्त तत्वों पर कसकर लगाम लगाई है। इन तत्वों को फिर से सिर उठाने का मौका नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि इससे न केवल सुरक्षा परिदृश्य पर बुरा असर पड़ेगा, बल्कि पाकिस्तान का दुस्साहस भी बढ़ेगा। इसके अलावा घाटी की अमन पसंद जनता का मनोबल भी प्रभावित होगा। तो ये एडिटोरियल पेज के 3 आर्टिकल थे। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा स्पोर्ट्स पेज। स्पोर्ट्स पेज में हमारे लिए एक न्यूज़ है कि आखिरकार द्रोणाचार्य बनेंगे जसपाल राणा। मनु भास्कर, सौरभ चौधरी और अनीस भानवाल जैसे विश्वस्तरीय निशानेबाज देश को देने वाले अनुभवी कोच जसपाल राणा को आखिरकार द्रोणाचार्य पुरस्कार से नवाजा जाएगा। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के लिए 12 सदस्यीय समिति ने सोमवार को द्रोणाचार्य और ध्यानचंद पुरस्कारों के लिए नामों की सिफारिश की है। अब समिति मंगलवार को राजीव गांधी खेल रत्न और अर्जुन पुरस्कार के नामों को भी पक्का करेगी। जसपाल के अलावा हॉकी कोच रोमेश पठानिया, जूड फेलिक्स और वुसु कोच कुलदीप पठानिया समेत 13 कोचों को द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाएगा। वहीं 15 को मेजर ध्यानचंद सम्मान के लिए चुना गया है। तो ये आज का यानी 18 अगस्त 2020 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।